हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, और यह टेक्स्ट बुक में 5वां अध्याय है जल, और यह अध्याय में पेज नंबर 30 से 34 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन निकल सकते थे उनको शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और आप चाहे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं या क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना ही चाहिए। और दोस्तों, एनसीईआरटी की यह जियोग्राफी की सीरीज है। हमने हिस्ट्री में कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक खत्म कर दी है, वो भी वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका 5वां अध्याय है जल, चौथा अध्याय था वायु। वायु के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ा। आज हम जल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। तो क्या दोस्तों, आपने भी यह एक्टिविटी की थी कि कागज की नाव बनाकर यह वर्षा से भरे गड्ढे में तैराकर आपने आनंद लिया था? दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है? दोस्तों, जब बारिश होती है और गड्ढे में जो जल जमा होता है दोपहर तक यह जल गायब हो जाता है, तो यह जल कहाँ चला जाता है? आपने कभी सोचा है? जमीन में चला जाता है या वाष्पीकरण के कारण हवा में चला जाता है? एक बार फिर से पढ़ो कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, और वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। वर्तमान में दोस्तों मानसून सीजन जारी है, तो यह जो बादल में से बारिश रिमझिम या तो मूसलाधार बारिश गिरती है तो इसकी वजह यह है। और मैंने आपको जल चक्र के बारे में भी समझाया था कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई आपने अच्छी तरह यहां ध्यान रखा था, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर किसका रूप ले लेता है? तो सही आंसर है बादलों का रूप ले लेता है। क्या? बादलों का रूप ले लेता है। जो जल वाष्प दोस्तों संघनित होता है वो बादलों का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह अध्याय में चित्र 5.1 जल चक्र को दर्शाता है, और यह चित्र इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जल चक्र। मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ समुद्र में जो जल है, सूर्य की किरणें सीधी गिरती है तो जल का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, और जल वाष्प ऊपर उठता है। यहाँ संघनन होने के बाद यह जल वाष्प बादल का रूप धारण कर लेता है, और हम सबको वो पता है कि बाद में यह बादल बरसते हैं और वही जल हमारी पृथ्वी पर नीचे वापस आता है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। तो देखो, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। आंसर बताइए। जल महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको क्या कहता है? उसी को ही कहा जाता है जल चक्र। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है।
जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, क्योंकि जल चक्र की वजह से एक देश का जल दूसरे देश में भी चला जाता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। अलवण जल मीन्स मीठा जल। मीठे जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। तो महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो यहाँ हमें याद रख लेना चाहिए कि अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। तो लवणीय जल के मुख्य स्रोत महासागर एवं समुद्र है और इसमें अधिकांश नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आंसर बताइए। अलवण जल के मुख्य स्रोत में शामिल नहीं है, यानी कि मीठे जल के स्रोत में शामिल नहीं है। कौन? महासागर शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ लवणीय जल होता है। और बाकी नदी, ताल एवं हिमनद में अलवण जल होता है, मीठा जल होता है। तो यह स्रोत में दोस्तों महासागर शामिल नहीं है। आगे शब्दावली में थलशाला का अर्थ समझाया गया है कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्या? थलशाला इसी तरह का एक छोटा घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, जिसको हम थलशाला कहते हैं। और आगे एक एक्टिविटी दी गई है कि अपनी थलशाला बनाए। थलशाला कैसे बनाई जा सकती है? समझ लो कि एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। यानी कि आपको एक इसी तरह की जार लेनी है जिसमें 1/4 भाग में मिट्टी भरकर अच्छी तरह दबा देनी है। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाइए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। यानी कि आपको यहाँ सबसे पहले बड़ा पौधा लगाना है, उनके आसपास छोटे पौधे लगाने हैं, बाद में जल की फुहार छिड़ककर जार को बंद कर देना है। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। एक बार एक्टिविटी फिर से पढ़ लो कि एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाइए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। आगे जल के वितरण की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। क्या? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? दोस्तों 1/3 जमीन है और 1/4 हिस्सा जमीन है और 3/4 हिस्सा पानी है, फिर भी अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? आगे एक क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में दोस्तों 97.3% जल है। क्या? हमारी पृथ्वी पर 100% जल है, इनमें से 97.3% जल महासागर में है। तो बर्फ छत्र के रूप में 2% जल है और भूमिगत जल कितना है? 0.68%। जिलों का अलवण जल जिसका हिस्सा है सिर्फ 0.009%। तो स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जिले जो पानी के 100% में से सिर्फ 0.009% हिस्सा पानी का कहां पर है? स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जिले में। और वायुमंडल में भी 0.0019%
वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जल है। और नदियों में कितना हिस्सा है? नदियों में 100% में से 0.0001% नदियों में है जल। तो दोस्तों यहाँ 100% जल हमारी पृथ्वी पर कहां पर विभाजित है, यह बात मैंने आपको बताई कि निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। 100% में से 97.3% महासागर में, 2% बर्फ छत्र के रूप में, बाकी भूमिगत जल है 0.68%। झीलों का अलवण जल है 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल में जल वाष्प है 0.0019% और नदियों में जल है 0.0001%। और सभी को जोड़ दिया जाए यानी कि योग किया जाए तो 100% यह जल हो जाएगा। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है और क्रियाकलाप बॉक्स भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और यह एक्टिविटी के जरिए हम समझते हैं कि हमारे हिस्से में कितना जल आता है। देखो 2 लीटर जल ले, कोई एक बर्तन में आप 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल की 100% मात्रा है यह 2 लीटर जल। और बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें, यानी कि आपको एक चम्मच के जरिए 12 चम्मच जल एक और कटोरे में डाल देनी है। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, यानी कि आपने 2 लीटर जल में से 12 चम्मच जल निकाल लिया, वो मीठा पानी है, अलवणीय जल है। बाकी जो बचा वो लवणीय जल है। ओके, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि 2 लीटर में से सिर्फ 12 चम्मच जल ही उपयुक्त है, उपयोग करने लायक है। बाकी जो जल है वो महासागर में है और लवणीय है। और यह लवणीय जल जो नमक युक्त जल होता है और कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, यानी कि हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, या तो नदी में, झीलों में, जहां पर भी मीठा जल है, अलवण जल है, वो सिर्फ 12 चम्मच ही है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि 2 लीटर जल में से आपने 12 चम्मच जल निकाल लिया, तो 12 चम्मच जल में से बर्फ छत्र के रूप में कितना पानी है? 9 चम्मच, यानी कि 12 चम्मच में से 9 चम्मच जल बर्फ के रूप में है, 2 चम्मच जल भौम जल है, यानी कि हमारी पृथ्वी धरातल में है, और आधा चम्मच जल अलवण जल की झीलें, और सिर्फ 1 बूंद, क्या 1 बूंद जल मीठा पानी का 1 बूंद नदियों में है, यानी कि 2 लीटर में से सिर्फ 1 बूंद नदियों में है। तो आपके समझ में आ गया कि आखिरकार हमारे भारत देश में तीनों तरफ से महासागर है, फिर भी हमारे भारत देश में पानी की किल्लत क्यों पैदा होती है? क्योंकि यह सभी लवणीय जल है और लवण जल तो है ही नहीं। एक बार फिर से समझ लो कि 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखे। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है और जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है, और यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल होता है। और कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, और 12 चम्मच में से 9 चम्मच बर्फ छत्र के रूप में है। और चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, यह क्वेश्चन के जरिए कुछ अच्छी जानकारी दी गई है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। क्या दोस्तों, लवणता क्या है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। आंसर बताइए, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी।
और क्या आप जानते हैं यह क्वेश्चन के जरिए एक अच्छी और जानकारी दी गई है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यानी कि आपने 1000 ग्राम पानी लिया है मृत सागर में से, तो इनमें इतना नमक होगा, 340 ग्राम आपको नमक मिलेगा। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। क्या? इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आंसर बताइए, निम्न में से किस सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है? कौन सा सागर? मृत सागर में। कहां पर है? इजराइल में। सही आंसर ऑप्शन बी। जीव के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? दोस्तों, जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो, तीसरा वर्ल्ड वार हो, तो पानी के कारण हो सकता है। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। दोस्तों, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह बात समझने के लिए सुबह से शाम तक आप जल ही मत पीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ 12 घंटों में जल का महत्व समझ में आ जाएगा। जल संरक्षण के लिए कुछ विधियां सुझाइए, यानी कि अपने घर में आप जल को संरक्षित करने के लिए, यानी कि जल का वेस्ट न हो, इसके लिए आप क्या क्या करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आप पानी से भरी हुई बोतल कहीं बाजार में ऐसे ही फेंक देते हैं, तो दोस्तों यह स्कूल में पानी के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, कम से कम पानी की टैप है वो गिलास भर जाने के बाद तुरंत बंद कर दीजिए, तो भी पानी का बचाव हो जाएगा। आगे महासागरीय परिसंचरण की बात करें तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमक बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। क्या आपने कभी समुद्री तट देखा था? नहीं देखा है तो हमारे गुजरात में आ जाइए और हमारे गुजरात में सोमनाथ का दर्शन करने के बाद आपको यह समुद्र तट मिल जाएगा। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। आंसर बताइए, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत किसके किनारे पर महसूस किया जा सकता है? बताइए कि वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत किसके किनारे पर महसूस किया जा सकता है? समुद्र तट पर। सही आंसर ऑप्शन सी। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। क्या? महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या? ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं, यहाँ दोस्तों एक जीके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे दोस्तों तरंगे की बात करें
आगे दोस्तों तरंगे की बात करें तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या दोस्तों, आप कभी सी शोर पर गए हैं? आपने वहां पर गेंद खेली है। यदि गेंद पानी में चली जाती है तो वो तरंगों के साथ तट पर वापस आ जाती है। और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। आंसर बताइए। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तरंगे कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। और तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी के बारे में मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था, लेकिन इस अध्याय में सुनामी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी आने का कारण क्या हो सकता है? बताइए। सुनामी आने का कारण क्या हो सकता है? भूकंप भी हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है और जल के नीचे भूस्खलन। यह तीनों वजह से पृथ्वी की यानी कि समुद्र के किनारे सुनामी आ सकती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। उपरयुक्त में से कोई भी रीजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, महासागर में 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको हम सुनामी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। और इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट यह सुनामी के कारण डूब गया था। एक बार फिर से पढ़ो कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, यानी कि हमारा दक्षिणतम पॉइंट डूब गया था। आंसर बताइए। सुनामी के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कब हुआ था? 2004 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन डी। और क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। क्या? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। और क्या आप जानते हैं कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है? मैंने आपको पूछा था कि जापानी किस भाषा का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है पोताश्रय तरंगे। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और अगले पार्ट में इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए इसी अध्याय में दूसरे पार्ट में। टेक केयर एंड जय हिंद।